नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है और बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि इंडिया गठबंधन का आखिरकार भविष्य है क्या। इस सवाल पर बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में आज सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में शिवसेना उद्धव गुट से सांसद संजय राउत, विनायक राउत मीटिंग में शामिल होंगे। एनसीपी शरद पवार गुट से जितेंद्र आव्हाड और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल मीटिंग में मौजूद रहेंगे और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण मीटिंग के लिए पहुंच सकते हैं। तो महाविकास अघाड़ी की ये बैठक, और ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण क्यों। आप जानते हैं लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा, यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीटें यहीं महाराष्ट्र से आती हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र की जो अहमियत है वो अपने आप बढ़ जाती है। एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद ये पहला चुनाव जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और अगर 2019 की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में बम्पर सीटें मिली थी, इसलिए भी महाराष्ट्र जो है वो सूबा अहम हो जाता है। सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में भी लगातार बना हुआ है। लोकसभा के बाद ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। अक्टूबर के आसपास 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की अहमियत जानने के बाद इंडिया गठबंधन ये सीटों का जो पेज पर बरकरार है, इसी पर बात करने के लिए परिचय कराती हूँ आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। वाराणसी से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही मुंबई से कृष्णा ठाकुर। सबसे पहले कृष्णा ठाकुर के पास आपको लेकर चलेंगे और अपडेट लेते हैं कृष्णा ठाकुर से। सुबह 11 बजे ये बैठक महाविकास अघाड़ी के नेताओं की, क्या माना जाए सीट फॉर्मूला आज तय हो जाएगा क्या इस बैठक में कृष्णा? देखिए रोमना, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीट को लेकर वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो वो परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो अब तक की तस्वीर है, मौजूदा तस्वीर ये बताती है कि महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो एकजुट है। और आज लोकसभा सीट को लेकर 11 बजे बैठक होनी है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जो शरद पवार हैं एनसीपी सुप्रीमो, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 35 सीटों पर लगभग जो है वो आपसी सहमति बन गई है। जो बचे 13 सीट है उस पर भी सहमति जो है वो जल्द बन जाएगी। आज की जो मीटिंग है उसमें लोकसभा सीटों को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सबसे अहम जो चर्चा है वो ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनके पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी को भी शामिल करने के लिए कई दिनों से कवायद चल रही है। तो आज ये मान के चला जा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर, प्रकाश अम्बेडकर को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल करने को लेकर और इंडिया गठबंधन का उन्हें हिस्सा बनाने को लेकर कई सारे जो हैं वो फैसले लिए जा सकते हैं। एक तरफ तो मतलब आज ही महाविकास आघाड़ी की जो बैठक महाराष्ट्र में होनी है ये बेहद अहम रहने वाली है और इससे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो रूपरेखा है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर एक तस्वीर उभर सकती है। अब बात इंडिया गठबंधन की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरा करते हैं। अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और इसके बाद कर्पूरी के आदर्शों की बात करते हुए बोले कि उन्होंने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, जिसे कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक लालू प्रसाद यादव और उनके परिवारवाद पर एक कटाक्ष के तौर पर देख रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके
हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो अब नीतीश कुमार का ये बोल और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि मिशन 2024 क्या करेंगे नीतीश। ऐसे में अगर कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करें, खासतौर से इस रूप में कि इशारों को अगर समझो। इशारा क्या? इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार का इनकार, क्या ये कोई इशारा है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा थैंक यू, धन्यवाद, क्या इसमें कोई इशारा छुपा है? आरजेडी के करीब माने जाने वाले ललन सिंह की जगह खुद अध्यक्ष बन जाना, इसके पीछे की संकेत किस रूप में देखे पढ़े जाएं? हमने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार का मंच से खड़े होकर यह कहना। राज्यपाल से 40 मिनट तक हुई अभी हाल ही में नीतीश कुमार की मुलाकात, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति गरमाई। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर बार बार हमला और अध्यक्ष बनने के बाद सीधे निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को लेना। इसीलिए ये जो हम कह रहे हैं ना, इशारों को अगर समझो, गाने में तो अगली लाइन थी राज को राज रहने दो, लेकिन सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है और प्रकाश कुमार से जानेंगे कि राजनीति में बहुत देर तक बहुत कुछ राज बना नहीं रह सकता है। ऐसे में प्रकाश कुमार, इशारों को अगर समझो तो क्या खुला खेल फर्रुखाबादी होने वाला है अब बिहार में? रोमाना, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज तो बेपर्दा हो रहा है, लेकिन खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बैठे हो, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सामने आना शुरू हो गया है, एक एक कर, जो आपने बताया ना इशारों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या और कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और कब होगा? अगर नीतीश कुमार ये फैसला ले लिए हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन छोड़ना है, तो वो कब तक होगा? प्रधानमंत्री 4 फरवरी को बेतिया आने वाले हैं। क्या उससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उस सत्र में ही कुछ ऐसा होगा जिससे नीतीश कुमार ये बता सके कि अगला कदम वो कब और कैसे क्या करने वाले हैं? देखिए, तय शुदा मुताबिक जो कुछ भी तय है उसी के हिसाब से नीतीश कुमार कदम बढ़ा रहे हैं। तो हर कदम पर हमारी नज़र है और इसी तरह से इशारों में ही जो अभी हम कह रहे हैं रोमाना, वो धीरे धीरे राज पर से पर्दा भी उठाएंगे और बताएंगे भी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। ये बहुत सही बात प्रकाश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार के सियासत के अंदाज को बहुत करीब से समझते हैं कि नीतीश कुमार के जो फैसले हैं वो देखिए आम लोगों को जरूर हैरान कर देते हैं, चौंका देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वो फैसले बाकायदा प्लानिंग के तहत किए जाते हैं। और ये फैसला भी जो भी नीतीश के मन में होगा वो पहले से ही स्क्रिप्टेड हो चुका है, बस उस पर अमल किस रूप में नीतीश करते जाते हैं इस पर आप नजर बनाकर रखिए। डिकोड तो हम करते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ममता को लेकर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, कुछ और सीटें मांगी थी, ये बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र। बीजेपी से जो सीटें टीएमसी हार गई थी वही सीटें मांगी थी। सीट बंटवारे पर बात हो नहीं पा रही है, बीजेपी से हारी सीटें ही मांगी थी, ये बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं आशीष कुमार सिंह से, ममता को लेकर कांग्रेस का असमंजस या दुविधा कह लीजिए दूर होगी या फिर नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि कोई असमंजस और कंफ्यूजन अब रहा नहीं। ममता बनर्जी ने खुद ही क्लियर कर दिया कांग्रेस को कि अब वो अलायंस में शामिल ही नहीं है। देखिए, करीबन 10, 12 या 15 दिन पहले की बात है जब मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिली थी, उन्होंने कहा था हम 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने तभी कह दिया था अगर आप ऐसा करेंगी तो अलायंस कैसे आगे बढ़ पाएगा। हमें जो कांग्रेस सोर्सेज, टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी से सिर्फ ये मांग की गई थी कि पिछली दफा जो सीटें वो भाजपा से हार गई थी उनमें से कम 5-6 सीटें और दे देती, यानी कुल मिलाकर के 2 से अगर 8-9 सीटें हो जाती कांग्रेस की तो ये अलायंस फॉर्म अप हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कोई दुविधा है नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन ममता के इस खुले ऐलान के बावजूद जयराम रमेश सामने आते हैं और उनकी तरफ से यहां तक कह दिया जाता है कि ममता बनर्जी के बिना तो इंडिया गठबंधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो फिर क्या माना जाए ममता के इस ऐलान के बाद? इंडिया गठबंधन को खत्म मान लिया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये तो कांग्रेस की दुविधा और कंफ्यूजन ही दिखा रहा है ना।
नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वो विशफुल थिंकिंग है। Okay. मैं आपको डीप बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को 2 दिन पहले से मालूम था कि ममता बनर्जी अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, और ना ही उनसे पिछली जो 19 तारीख को बैठक हुई थी उसके बाद कोई भी शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा था। उनका जो रुख था वो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था। सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस को अब वो देख ही रहे हैं ममता बनर्जी की बजाय। ममता बनर्जी अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। आई थिंक जो जयराम रमेश के बयान का आप हवाला दे रही हैं वो सिर्फ उनको अपीस करने के लिए या एक ये रवैया दिखाने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी इंडिया अलायंस, ये कोई भी पार्टी अपनी तरफ से करना चाहेगी, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं। और तभी तो कांग्रेस के सोर्सेज आज हमें खुलकर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की गलती। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कांग्रेस के सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर इस इंडिया अलायंस में रहना था, इसको इंटैक्ट रखना था, तो उन्होंने क्यों नहीं उद्धव ठाकरे की तरह ये पहले ही कह दिया था कि जो भी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी दिल्ली में होगी, और अपने कार्डर को किसी भी तरह की बयानबाजी या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर्स हटाने से मना क्यों नहीं किया था। तो ब्लेम ही अब एक दूसरे पर ब्लेम किया जा रहा है रोमाना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए इंडिया गठबंधन में दरार जो सामने निकल कर आ रही है, और ये जो एकला चलो का राग है, ये कहां कहां से अब सुनाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो सुनाई पड़ ही रहा है, आपने सुन लिया, पश्चिम बंगाल गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। पंजाब आम आदमी पार्टी भगवंत मान 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में सस्पेंस लगातार बना हुआ है, नीतीश कुमार का रुख क्या रहेगा, इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र आज सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक है, यहां पर भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली कभी कहा जाता है कि साहब फॉर्मूला तय हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन अब वो फॉर्मूला क्या है उसकी तस्वीर ही नहीं खुलकर सामने आ रही है। तो प्रश्न चिन्ह दिल्ली में भी लगा हुआ है, और यूपी में तो प्रश्न चिन्ह लगा ही हुआ है कांग्रेस को इस लिहाज से लेकर कि उत्तर प्रदेश, सीधे जरा वीरेश का रुख कर लेते हैं, वहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो है वो जयंत चौधरी के साथ सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बना लेती है, लेकिन कांग्रेस का क्या वीरेश। तो मतलब सस्पेंस इंडिया गठबंधन यूपी में भी। देखिए इंडिया गठबंधन अब अपना अंतिम सांस ले रहा है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हमें गठबंधन नहीं करना है, आज आकर अखिलेश यादव भी यही कहने वाले हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी हैं, जो पार्टी के सब कुछ हैं, खड़गे को छोड़कर दिया जाए तो ऐसे में वो बहुत अनमने हैं। और समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने 2 बार प्रयास किया और कहा कि हम आपको जीतने वाली सीट देंगे। जीतने के लिए कौन सी सीट आपके पास है वो लिस्ट बनाकर दे दीजिए। जब दूसरी बैठक होती है तो राम गोपाल यादव के सामने वो लिस्ट नहीं आती है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, उसने लिस्ट नहीं दिया है। तो जिस तरीके से अंदर खाने चल रहा है उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कांग्रेस के जो सबसे टॉप लीडर हैं राहुल गांधी के रवैये से बेहद असमंजस में है। हम नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन भौचक है कि आखिर कर क्या रहे हैं, होगा क्या। तो क्वेश्चन मार्क है ना, इसीलिए सवाल का निशान है ना, इसीलिए प्रश्न चिन्ह है ना इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर उत्तर प्रदेश में भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का इस तमाम डिटेल्ड जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आगे दिखाएंगे आपको आज बुलंदशहर से प्रधानमंत्री के प्रचार का शंखनाद होना है। देखिए आज चुनावी बिगुल 24 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूंकने जा रहे हैं। बुलंदशहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री देंगे उत्तर प्रदेश को। कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे पीएम आज। बुलंदशहर में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, 2014 की तर्ज पर ही 2024 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से 24 चुनाव के लिए ये बिगुल के तौर पर ही देखी जाएगी सभा। नीरज बिल्कुल रोमाना इसको देखा जाएगा क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार जब उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में, तो यही वो जगह थी, बुलंदशहर ही वो स्थान था जहां से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की थी। और चूंकि बुलंदशहर उनके लिए शुभ माना जाता है, इसलिए 2019 में भी उन्होंने एक रैली की। और अब जब युद्ध है माना जा रहा है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने बड़ा लक्ष्य रखा है कि सीटें इसलिए के मुकाबले। नीरज आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल नीरज जो हैं वो बुलंदशहर में ही मौजूद हैं, आगे भी उनसे बातचीत करते रहेंगे।
आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अयोध्या में भगवान रामलला की दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। लोग भगवान राम के अलौकिक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान राम की मूर्ति को भव्य रूप देने वालों में मूर्तिकार तो हैं ही, उनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति के लिए कपड़े गहने तैयार करने का काम किया है। और इन्हीं में से एक हैं अयोध्या के कवि, जाने माने लेखक यतीन्द्र मिश्रा जी। यतीन्द्र मिश्रा ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भगवान राम के आभूषण डिजाइन करने में बहुत मदद की। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की उन्हीं के साथ खास बातचीत सुनिए जरा। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। अयोध्या में राम के इसी रूप की चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ संगीत के मर्मज्ञ, अयोध्या पर लंबे समय से काम कर रहे, शोध कर रहे देश के प्रतिष्ठित कवि यतीन्द्र मिश्र हैं। क्या योगदान रहा, इसको पूछने से पहले हम आपसे आपके मन की बात जानना चाहेंगे कि राम के रूप को आप किस तरह देखते हैं, राम के रूप को कैसे आप बखान करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक अयोध्यावासी होने के नाते मन में बहुत प्रसन्नता है, गर्व की अनुभूति है कि रामलला अपने स्थान पर पहुँचे और पुनः विराजमान हुए। इसके लिए तो मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा कि दिव्य गहनों में कोई दिव्यता नहीं है, श्री राम में दिव्यता है। उन्होंने धारण किया है इसलिए वो दिव्य लग रहे हैं आपको। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि मेरे काम से सब लोग जानकार थे। मैं जो लगातार अयोध्या पे पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ। जब श्री चंपत राय जी ने इस बात के लिए संपर्क किया कि यतीन्द्र आओ और इस काम को ठीक से कुशलता से संपादित करवाओ, समय कम है, तो जब वो मूर्ति का चयन हो गया तब ये बात सामने आई कि किस तरीके से इनके आभूषण और श्रृंगार पे काम हो। तो जब मैं उसमें शामिल हुआ तो फिर मैंने अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, दक्षिण में जो पूरी परंपरा है भक्ति की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उसमें यामुनाचार्य जी का आलवंदार स्तोत्र देखा और तमाम ऐसे गीत और पद देखे जो गीतावली, कवितावली तमाम जगह आते हैं जिसमें भगवान का श्रृंगार व्यक्त होता है। तो उसका एक नोट्स बनाया। समय बहुत कम था। अंकुर आनंद जी जो हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स के जो उनका संस्थान है लखनऊ में, उन्होंने बहुत सुंदर काम किए हैं। फिर ये तय पाया गया कि जो शास्त्र सम्मत हो, क्योंकि मैंने ही कहा कि जो कुछ भी भगवान को धारण कराया जाए, चाहे वहाँ पे संगीत हो रहा है, चाहे वहाँ श्रृंगार हो रहा है, चाहे वहाँ आभूषण है, वो सब कुछ शास्त्र सम्मत होने चाहिए, परंपरागत होने चाहिए और जन स्वीकार्य होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी की कोई अवधारणा है और वो ऐसे सामने आ जाए। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि भगवान क्या क्या धारण करें। 5 वर्ष के रामलला हैं, अपने पिता के साथ हैं, अपने अयोध्या में हैं, तो एक राजोपचार ढंग से जो उनकी शोभा बनाई जा सकती है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। बाद में वो धीरे धीरे उनमें सारे गुण पूरी दुनिया बखानती है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, दूसरा उनका जन्म स्थान है, बहुत दुलारे हैं अपने परिवार के। तो ये सब बातें थी दिमाग में। तो बहुत संतों से, दक्षिण के बहुत विद्वानों से बात की गई। स्वामी जी से बात करता रहा, गोविंद देव जी से, फिर श्री चंपत राय जी को बताता रहा और डिज़ाइन होता रहा। फिर मैंने बताया कि इस तरह से किरीट बनेगा, जो जिसे मुकुट कहते हैं, मोर कहते हैं। हम लोग बहुत सारे अवधि लोक गीतों में भगवान के मोर का, ताज का, एक ब्याह के गाने में तो ताज शब्द आता है कि सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पे ताज रहे। भगवान का एक वैजंती माल है, विजय माल जिसे कहते हैं, वैजंती माला जिसे कहते हैं, विजय के प्रतीक के रूप में लंबा हार पहनाया जाता है। तो उसमें 5 तरह के पुष्प लगाए जाते हैं। उसमें तुलसी दल है, खुद तुलसी और तुलसी दल है, पद्म पुष्प है, कुंद पुष्प है, पारिजात है और चंपा है। तो ये 5 पुष्प उसमें समाहित किए गए। फिर वैष्णवता के सारे प्रतीक चिन्ह लिए गए, शंख, चक्र, गदा, पद्म।
सुदर्शन चक्र भी आपको उसमें दिखेगा, उसमें शंख भी दिखेगा, उसमें पद्म भी दिखेगा, उसमें गदा भी दिखेगी। और जितने मंगल के प्रतीक होते हैं, मंगल का प्रतीक विधान जो होता है, पुष्पों से सज्जित होता है, रत्नों से सज्जित होता है, वो सब बनाया गया। कमर में जो कांची पहनाई गई, करधनी जिसे कहते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर ढंग से रत्नों का समावेश किया गया, माणिक और पन्ना का समावेश किया गया। भगवान के हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह होता है, तो वो तो हृदय पे विराजता है, वो योगीराज जी ने उसको उसमें बनाया भी है, मतलब उत्कीर्ण किया है। फिर ये हुआ कि दक्षिण के एक बड़े संत से बात हुई, तो उन्होंने कहा भगवान को कौस्तुभ मणि धारण कराई जाए। कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि के लिए फिर ये विचार हुआ, सब पढ़ा गया। फिर ये लगा कि जो सबसे अमूल्य रत्न के रूप में और एक सुंदर श्रृंगारिक एक बड़ा उनको पहनाया जाए, तो फिर वही सूर्यवंशी होने के कारण और मंगल का रंग शुभता लिए हुए लाल वर्ण होता है, तो बड़े कैरेट का माणिक उनको बिल्कुल आप गले में देखेंगे कि पहना हुआ है, और वो पूरा मोतियों से पिरोया गया है। मोती शुभ्रता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। तो एक तरीके से मोती और हीरे और माणिक से हम लोगों ने कौस्तुभ मणि की अवधारणा रची। फिर कंठा बनाया गया। कंठा में भी जो गले का चौड़ा कंठा है, उसमें भी सूर्यदेव बने हुए हैं। और अंगद या बाजूबंद भुजाओं पे पहनाया गया। हाथों में कंगन पहनाए गए, अंगूठियाँ पहनाई गई, अंगूठियों में से मोतियाँ लटकीं, मयूर में मयूराकृति बनाई गई कुंडलों में। आपको बहुत मशहूर गीत पता है तुलसीदास जी का, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ये हुआ कि पैजनी पहनाई जाए। और भाई 5 साल का बच्चा है तो पहनेगा ही। छोटे आज भी घरों में बच्चों को करधनी पहना दी जाती है, चाहे वो धागे के रूप में ही क्यों हो, उनको नज़र न लगे, तो फिर पैजनी पहनाई गई। और बालक हैं भले अपने राजमहल में हैं, बच्चा तो खिलौने से खेलेगा, तो बिल्कुल शास्त्रमत ढंग से 5-7 तरीके के खिलौने बनाए गए, जो चांदी के खिलौने हैं। उसमें घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, लट्टू है, झुनझुना है और खिलौना गाड़ी है, वो सब भी रखी गई। कल वो चूँकि कल भव्य आयोजन था और श्रृंगार था, आगे के श्रृंगार में आपको खिलौने भी सजे हुए मिलेंगे। सोने का धनुष भगवान ने धारण किया है, सोने का तीर धारण किया है, धनुष पे भी मोतियों की लटकन लगी हुई है। तो इस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग करते हुए हम लोगों ने इसकी अवधारणा विकसित की, और पूरी टीम वर्क की तरह काम हुआ श्री चंपत राय जी की देखरेख में, जिसमें मैं पूरी तरह से लगा रहा। और हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने उसमें बहुत मेहनत की, उनकी पूरी टीम लगी रही, कुशल कारीगर लगे रहे। देश भर के लोगों से हम जो भी बेहतर ढंग से ले सकते थे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल पूरे देश को अर्पित करनी थी 22 तारीख को। तो इसमें बहुत सीक्रेसी भी मेंटेन की गई कि कहीं से कोई बात लीक ना हो, कहीं से कोई बात जाए ना। मैं भी कई बार आपके पास आया, लेकिन आपने तब ये सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ विशेष बताऊंगा। हाँ, नहीं, जब आपने कहा कि कुछ ऐसा बताइए जो मंदिर के लिए हो रहा, मैंने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन 22 तारीख के बाद बता सकता हूँ, उसके पहले नहीं बता सकता हूँ। और ये उचित भी है। भगवान का श्रृंगार, भगवान का अलंकरण, भगवान के लिए राग सेवा, भगवान के लिए जो कुछ भी हो रहा है, मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ प्रोसेस में है या कोई चीज़ योजना में चल रही, हर योजना का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, और वो ज़रूरी भी नहीं है। कुछ चीज़ें तो कौतूहल के लिए, कुछ चीज़ें तो उस भाव के लिए भी होनी चाहिए जिसके लिए लाखों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए कल हज़ारों लोग यहाँ मौजूद रहे, एकत्रित हुए। हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे, हर चीज़ भाव को हम न्यूज़ में अगर डाल दें तो कोई मतलब नहीं। मैंने इंतज़ार भी किया, और वो भाव मैंने पूरी अयोध्या में घूम घूम कर देखा। और कल मंदिर में पहुंचने के बाद लोगों के मन में जो भाव थे, जो चेहरे पर भाव थे, जिस तरह से कोई रो रहा था और कोई चीख रहा था भगवान के आगे, और किस तरह से वो दिव्य शोभा, कुल मिलाकर के जो आप लोगों का काम है, मूर्ति से लेकर के आभूषण से लेकर के वस्त्रों और उनके रंगों तक का, वो देखते ही बन रहा था। लोगों की नज़रें नहीं हट रही थी उस रूप की। एक और बात बहुत अच्छी है कि जब ये सारा काम हो रहा था, आइकोनोग्राफी का भी काम हो रहा था, और जब मैं भी शामिल था उसमें, तो इस बात की पूरी ट्रस्ट ने, निर्माण समिति ने भी, नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी ये बहुत ध्यान रखा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर चीज़ मर्यादित हो, हर चीज़ बैलेंस्ड हो।
किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं झलकनी चाहिए जो उनकी मर्यादा को भंग करे। सुंदर ढंग से, शास्त्रीय ढंग से, आंखों को रुचने वाला, सहृदय के रूप में, एक कनोसर के, एक भावक के रूप में भक्त को मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा श्रृंगार की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान में इतनी दिव्यता है। अगर आप इन आभूषणों की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक सिर्फ पुष्पहार पहना दें, एक सिर्फ तुलसी दल की माला पहना दें, एक तुलसी की माला पहना दें, तो भी भगवान की शोभा घटने वाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि तो मन के भाव जी, तो मुझे लगता है कि बस ये है कि अगर कोई भक्त, कोई संत, कोई शोधकर्ता, या जो राम की मर्यादा को, उनके पूरे उदात्त चरित्र को अपने जीवन में जिसने अंगीकार किया है, अगर वो दर्शन के लिए आता है तो उसको ये लगे कि हाँ, ये बात कनेक्ट हो रही है, ये यमुनाचार्य जी के आलवांदार से कनेक्ट हो रही है, ये बात अध्यात्म रामायण से कनेक्ट हो रही है, ये बात गीतावली दोहावली से कनेक्ट हो रही है, वो ये बात रामचरितमानस में आई है, तो ऐसे ही यहाँ पर श्रृंगार कराया गया है। बस इतना भर प्रयास था। बाकी ये पूरी तरह से एक समूह वर्क था जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बहुत मदद की। जो आभूषण हैं भगवान रामलला के, उसको उसकी अवधारणा प्रस्तुत करते समय, या अब जबकि वो हमारे सामने हैं, कोई आपको बनने के बाद जब आपने देखा तो कोई यूनिक आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई ऐसी बात है जो कुछ खास हो गई है, आप सारी टीम ने मिल करके जो काम? मुझे लगता है कि खास बात ये है कि कम समय में 132 कलाकार मेरे द्वारा, उसके डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी द्वारा, उसके जो आभूषणकार हैं अंकुर आनंद जी द्वारा, और टीम द्वारा, ट्रस्ट द्वारा श्री चंपत राय जी के निर्देशन में पूरे श्रद्धा से, पूरी मेहनत से काम हुआ है। हमें फिर भी लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप वर्णन कर दिया है तुलसीदास जी ने, उनका जो स्वरूप वर्णन तो श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, भागवत महापुराण में मिलता है। मुझे लगता है कि उसको हम छू भी नहीं सकते। तो भगवान के रूप की जो चर्चा हम कर रहे थे, उसके जो बारीक डिटेल्स हैं वो आपको यतीन जी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होगी जब, तो उससे भी मिल सकते हैं। लेकिन भगवान के रूप की चर्चा भी भगवान का नाम लेना है, राम से बड़ा है राम का नाम। इस अंतिम वक्तव्य के साथ मैं दर्शकों को ये ज़रूर चाहूँगा, दर्शकों के लिए, कि उन्हें भी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का अवसर मिले। देखिए, परिवारवाद वाला मामला और उस पर नीतीश का हमला, इस पर आरजेडी का बयान सामने आया है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बचाव में मैदान में उतर आई है। आरजेडी के नेता हैं श्याम रजक। वो कह रहे हैं नीतीश के बोलने का मतलब अलग था। परिवारवाद की बात लालू यादव के परिवारवाद के लिए नहीं है। अगर लालू यादव परिवारवाद करते तो अपने सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप को नेतृत्व दे देते। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला था, ये कहते हुए कि जैसे कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, उसी दिखाए रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार ने भी कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहला आपसे रिएक्शन है लेना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव? केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिली, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जिस कर्पूरी ठाकुर को, जिसने इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और उस सरकार के जनसंघ जो उस समय थी भारतीय जनता पार्टी की, पहले उसके वित्त मंत्री थे कैलाशपति मिश्रा। जब कर्पूरी ठाकुर ने मुंगड़ी लाल आयोग का रिपोर्ट को आधार पर आरक्षण देने का काम किया, तो वही जनसंघ जो आज बीजेपी है, उसने कर्पूरी ठाकुर को सरकार को गिरा देने का काम किया। दूसरा चीज, जब बीपी सिंह की सरकार बनी, जब मंडल आयोग लागू करने का काम किया, तो यही जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, और जनसंघ थी यानी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया। यानी कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण की बात, दबे कुचले वंचित लोगों के अधिकार की बात जब कहने का काम किया, तो उनके सरकार की भी गिराई और उनके विचारों पर चलने वाले बीपी सिंह की सरकार को गिराई। इसका मतलब
कि उनके मन में कहीं ना कहीं वंचितों के प्रति घृणा है, वो मनोवाद लाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद उन्होंने प्रायश्चित के रूप में हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। मानते हैं कि प्रायश्चित के तौर पे ऐसा किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वंचितों के प्रति उनके दिल में कोई स्थान या प्रेम नहीं है। मुझे दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, जिसकी बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार जी ने जो धन्यवाद रैली की उसमें पीएम मोदी को थैंक यू तो कहा ही, साथ में परिवारवाद पे बड़ी बात कह दी, बड़ी चोट की परिवारवाद पे। इसका उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसको आप समझिए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, एक संदर्भ था, मुझको ये वो संदर्भ याद है, भारतीय लोक दल के अध्यक्ष होते थे वहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह समस्तीपुर के। वो बहुत प्रेशर दिए थे कर्पूरी ठाकुर को कि रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर ने जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो वशिष्ठ कि उनको टिकट दे दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये सोच थी कर्पूरी ठाकुर को कि जब मैं हूँ तो मेरे रहते उस समय के संदर्भ में, उस समय की परिस्थिति में, उस समय की भौगोलिक परिस्थिति में, उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि में यही सही था। उनका ये जो बयान है तो सीधा सा लालू प्रसाद यादव के परिवार को हिट करता हुआ भी नजर आता है। मानता हूँ न उन्होंने इस संदर्भ में कहा है, नहीं तो वो इसको और विस्तारित करते। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए और उस संदर्भ की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं भी, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो कभी, उनका सुपुत्र जो है वो कभी राजनीति में भी नया, न उनकी आने की इच्छा रहती है। लालू यादव जी के परिवार से काफी लोग आए हैं, तो इसलिए उस पर अटैक नहीं होगा। यही परिवार से नहीं, लोगों के हैं, मैं सहमत हूँ, तो उन सब पर अटैक हुआ। लालू यादव नहीं, अटैक नहीं है। लालू यादव का परिवार, लालू यादव के परिवार के रूप में मत देखिए। वो एक ओजस्वी नेता, तेजस्वी अगर परिवार का होता तो उनका सबसे बड़ा बेटा था तेज प्रताप, उसको नेतृत्व देते।